Happy New Year 2026. My butterflies, butterfly, butterfly, butterfly. So, guys, this is my new story, and I'll try my best to upload chapters on time. Thank you for always supporting and believing in me, White Heart. Now, let's continue our journey. Fire Rebirth of the Queen Crown. चैप्टर 1 फीनिक्स। एक लड़की तड़पते हुए फर्श पर गिरी हुई थी। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी व मुंह से खून निकल रहा था। तभी उसके गालों पर एक गर्म आंसू की बूंद गिरती है और एक लड़का उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोलता है, आई एम सॉरी प्लीज प्लीडिंग फेस डोंट लीव मी। तो वह लड़की अपनी अधखुली आंखों से उसे देखते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। देखो, मेरा वो ख्वाब भी आज सच हो गया। अगर मुझे एक और मौका मिले तभी भी मैं तुम्हें ही चुनूंगी डियर हार्ट एडविक सक्सेना। इसी के साथ उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और वह अपनी आखिरी सांसें भी त्याग देती। Asterisk 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 asterisk। तभी धड़ाम से एक बुक बंद होती है और एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर इस नयोमी की जगह में होती तो उस एडविक सक्सेना को कभी माफ नहीं करती और ना ही उसे फिर से चुनती। यार, इस कहानी का ऑथर कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम यूज करके इतनी गंदी कहानी लिखने की? अरे ये क्या मतलब होता है? उस एडविक ने उसे इतना दर्द दिया, उसका रेप करवाया, वो भी एक बार नहीं कई बार, उसको फिजिकली इमोशनली इतना दर्द दिया, फिर भी ऐसी एंडिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तभी डोर पर कोई नोक करता है जिसकी आवाज सुनकर नयोमी के चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, कम इन। तभी एक नौकर डरते हुए अपने कांपते हाथों में एक कप लेकर अंदर आता है तो वो उसे घूरते हुए कहती है, नहीं चाहिए। जिसके बाद वह दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसके जाने के बाद नयोमी खुद से कहती है, खैर इतनी घटिया कहानी पढ़ने के बाद मुझे नींद तो आने से रही, इससे अच्छा है कि मैं इस आंधी तूफान के मौसम में बाहर का एक चक्कर लगा कर आऊं। फिर वह अपनी कर की चाबियां निकालती है और बाहर चली जाती है जहां जोरों की बारिश हो रही थी और आसमान पूरा कला पड़ा हुआ था, जैसे ना जाने आज क्या होने वाला हो। आधे रास्ते जाने के बाद तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के पत्ते नयोमी की कार के सामने बार बार आ रहे थे, जिस कारण वह सामने रखा एक पत्थर नहीं देख पाती है और उसकी कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। वह कार बारिश होने के बाद भी धूं धूं करके जलने लगती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपनी आंखों के आगे पेड़ों की शाखाएं और फिर खुला नीला आसमान दिखाई देता है। वह खुद से कहती है, क्या मैं मार गई? यह कौन सी जगह है? वह फिर धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ रख उठकर बैठती है तो देखती है कि वह अभी एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटी हुई थी। वह उसके ऊपर पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। फिर वह आसपास देखती है। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, नयोमी जल्दी आ जा, रिया तुझे बुला रही है केक खाने के लिए, वरना सारा केक खत्म हो जाएगा। और फिर भागकर वहां से सामने के कमरे में चली जाती है जो कि काफी ज्यादा टूटा फूटा था। नयोमी खुद से कहती है, क्या कहा उसने? रिया, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है, पर कहाँ? और तभी उसे वह नॉवेल याद आती है। वह घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने गालों पर मारते हुए कहती है, नयोमी उठ जा नींद से। लेकिन तभी उसकी नजरें अपने हाथों पर जाती है जो कि साइज में थोड़े छोटे लग रहे थे। वह बार बार आगे पीछे कर कर अपने हाथों को देखने लगती है और तभी उसकी नजरें सामने पड़े एक बड़े से मिरर पर पड़ती है। वह फिर एक लंबी सांस लेकर डरते डरते उस मिरर की तरफ जाती है। वह खुद को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि अभी उसके सामने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 14 साल की होगी। नयोमी का दिल धक से रह जाता है क्योंकि अब वह पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि उसका रिबर्थ उसी नॉवेल में हुआ है जिसे वह कुछ देर पढ़कर बुरा भला कह रही थी। वह धड़ाम से नीचे बैठ जाती है। वह नॉवेल की स्टोरी याद करने लगती है जिसके अकॉर्डिंग इस नॉवेल की फीमेल लीड नयोमी है और मेल लीड एडविक सक्सेना, जो कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून और माफिया किंग है। जब वह पहली बार नयोमी को देखता है तो उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उस समय वह नयोमी से 10 साल बड़ा था, यानी कि वह 24 साल का होता है, वह नयोमी 14 साल की। जिसके बाद वह लगातार उससे मिलने ओरफने जाया करता था और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, वह प्यार में बदल गई और उन दोनों ने एक दूसरे को नयोमी के 17th बर्थडे पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। वही नयोमी एक अनाथ थी जिसे निकल सुख नाम के अनाथालय में वहां की एक कर्मचारी लेकर आई थी। उस कर्मचारी को नयोमी मूसलाधार बारिश में एक झाड़ी के पीछे मिली थी।
10 सालों तक उसने सभी बच्चों को अच्छे से रखा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो नई केयर टेकर आई उसने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो उन पर हाथ तक उठाया करती थी। और नयोमी भी उन लड़कियों में से एक थी जिसे वह पसंद नहीं करती थी। वहीं अगर बात करें रिया की, तो नयोमी रिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन रिया उससे नफरत करती थी, और वह भी इसलिए क्योंकि नयोमी उससे सुंदर थी और सभी उससे बात करना चाहते थे। नयोमी ने रिया को काफी बार बचाया था और उसकी काफी मदद की थी, लेकिन रिया उसे हमेशा परेशान करती थी और हट करने के बारे में सोचती रहती थी। रिया का नॉवेल में बहुत बड़ा रोल है जिसे हम बाद में जानेंगे। नयोमी और आद्विक की लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन नयोमी के 18वें बर्थडे पर एक गलतफहमी के कारण आद्विक उससे जबरदस्ती शादी करता है। वह शादी की रात वह नयोमी के सामने रिया के साथ हमबिस्तर होता है। उसके इस बदले व्यवहार से नयोमी बहुत ज्यादा टूट जाती है। वह आद्विक से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वह उसे हर बार अनसुना कर देता है। शुरू के कुछ महीने तक तो वह नयोमी को इमोशनली हर्ट करता रहता है और फिर अपनी दरिंदगी उसके साथ दिखाता है। और लास्ट में वह नयोमी को अपने टॉर्चर रूम में टॉर्चर करता है, लेकिन अचानक ही एक दिन वह उसे वहां से निकाल कर उसका इलाज करवाया है। फिर जब वह मरने वाली होती है तो उसका सिरहाने बैठकर रो रहा होता है। ये सब सोचते हुए ही नयोमी की आंखों से एकाएक आंसू गिर जाता है, जिससे नयोमी होश में आती है, क्योंकि वह उस दर्द को महसूस कर सकती थी जो नयोमी ने सहा था। लेकिन तभी रिया आकर उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगती है। वही अपनी आंखों के सामने रिया को देखकर नयोमी का खून उबाल मारने लगता है और उसकी मुठ्ठियां गुस्से में बंद हो जाती है। वह पूरी नॉवेल उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरफ घूम जाती है। रिया नयोमी से 1 साल बड़ी थी और कुछ महीने पहले ही उसको उसके परिवार वाले अनाथालय से ले गए थे, जो कि दिल्ली के टॉप बसीनेस फैमिलीज में से एक थी। या फिर यह कहें कि उन लोगों ने रिया को अनाथालय में छुपा रखा था। वही रिया आज अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए नयोमी को अपने दोस्तों के साथ यहाँ लाई थी, एक सुनसान झज्झर से मकान में जो कि एक खाई के पास में है, ताकि वह उसे अपने दोस्तों के सामने नीचा दिखाकर उसका मजाक उड़ा सके। तभी रिया अपने होठों पर झुटी मुस्कान लिए हुए शहद से भी मीठी आवाज में कहती है, नयोमी यार तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। वाह, तुमने तो मेरी दी हुई इस नीली फ्रॉक में कितनी प्यारी लग रही हो। वैसे पता है ये फ्रॉक मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी थी। उसकी बातों को समझते हुए नयोमी भी तुरंत कहती है, अरे ये तुम्हारी नहीं मेरी वाली फ्रॉक है जो कि तुम अक्सर कर मुझसे मांगा करती थी, देखो इस पर यह निशान भी है। तुम भी ना रिया चीजें कितनी जल्दी भूल जाती हो, ऑर्फनेज में भी तुम्हारा यही हाल था जिस वजह से तुम्हारे मार्क्स हमेशा 0 आते थे। नयोमी की मार्क्स वाली बात सुनकर रिया के सभी दोस्त लगते हैं। वो उसकी एक दोस्त बोलती है, रिया तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा हर काम में फर्स्ट आती हो। इतना सुनते ही रिया का चेहरे की रंगत उड़ जाते हैं, पर उसकी बुरी किस्मत की वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। टू बी कंटिन्यूड गाइज। आगे की कहानी और भी मजेदार है, जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह नोवेल।